नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार, वो खबरें जो बनती हैं दिन भर में सुर्खियां। जी हां, चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, रायपुर और हरिद्वार से वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे, इनकी बारीकियों को भी समझेंगे। जी हां, ये खबरें सीधा आपसे सरोकार रखती हैं और ये खबरें दिन भर में सुर्खियां भी बनती हैं। अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें, इनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और सीधे तौर पर चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, रायपुर और हरिद्वार, ये बड़ी खबरें जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं। चंडीगढ़ में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने अब सरकार को घेरने के लिए, यानी कि केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक और नई रणनीति अख्तियार की है। क्या वो रणनीति है, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही भोपाल की अगर बात की जाए तो 28 उपचुनाव होने वाले हैं सीटों पर, और आपको बता दें कि 28 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी हम लगातार ग्राउंड जीरो पर पड़ताल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिर दावों और वादों की सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि सिर्फ दावे और वादे हवा हवाई साबित होते हैं और जो योजनाएं हैं वो फाइलों में ही दफन होकर दफ्तरों में रह जाती हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो एनसीबी ने अब ड्रग्स को लेकर देश भर में अभियान चलाया है। पेन इंडिया, यानी कि देश भर में अब सीधे तौर पर एनसीबी कार्रवाई कर रही है। फिर चाहे मुंबई से लेकर जम्मू कश्मीर क्यों ना हो, हर जगह एनसीबी एक्टिव होती नजर आ रही है और लगातार ड्रग्स के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में भी वो सीधी खबरें जो आपसे सरोकार रखती हैं। रायपुर में सरकार की तमाम कोशिशें रहती हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुपोषण मुक्त अभियान के साथ साथ उन्हें अच्छा खाना दिया जाए, उन्हें कुपोषण मुक्त बनाया जाए। लेकिन रायपुर से जो खबर सामने आई वो सीधे तौर पर चौंकाने वाली। जी हां, छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के नाम पर शोषण किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो पुष्ट आहार दिया जा रहा है उसमें कीड़े निकल रहे हैं। घटिया किस्म का सड़ा हुआ खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर मौत के मुहाने पर लोगों की जिंदगी को ले जाकर खड़ा कर दिया जा रहा है। वो खबर जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, इसकी भी पड़ताल होगी। हरिद्वार की खबर की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बड़ा आयोजन हरिद्वार में होने जा रहा है, वो महाकुंभ है। महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां कछुए की गति से चल रही हैं, यानी कि संत समाज और विपक्ष अब इस बात पर नाराजगी जाहिर कर रहा है कि कैसे संपूर्ण हो पाएगा ये महाकुंभ, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से, यानी कि इसी धीमी गति से अगर ये तैयारियां चलेंगी तो सीधे तौर पर महाकुंभ का जो आयोजन है वो संपूर्ण नहीं हो पाएगा। जो उम्मीद करके बैठा है संत समाज, उनकी उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। तो चलिए इन खबरों को अब बारीकी और विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहले बात होगी किसानों की। जी हां, चंडीगढ़ की बात होगी। पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने अब सरकार को झुकाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। किसान पहले से ही विरोध करते हुए प्रदेश भर में चक्का जाम किए हुए हैं। आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन के दौरान पंजाब में ट्रेनों के पहिए थमे हुए हैं, हाईवे जाम है और किसान हलकान है। बावजूद इसके सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा किसानों ने इस लड़ाई को और उग्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का प्लान तैयार किया है। केंद्रीय मीटिंग में किसानों के साथ हुए मजाक को लेकर भी किसान मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उग्र होता जा रहा है। हाईवे पर देखिए टेंट गाड़कर, तंबू गाड़कर किसान बैठे हुए हैं, तो वहीं रेलवे ट्रैक पर भी किसानों ने सीधे तौर पर डेरा डाल दिया है। अब ऐसे में पुतला देखिए, पुतला दहन करने की कोशिश की जा रही है। पहले विलाप किया जा रहा है अर्थी रखकर और उसके बाद सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद इसमें आग लगाई जाती है, यानी कि सीधे तौर पर सरकार, केंद्र सरकार की अर्थी निकाली जा रही है। चंडीगढ़ लिए चलेंगे आपको विनीत कपूर, हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनीत, अब तो पुतला दहन के साथ साथ अर्थी निकाली जा रही है केंद्र सरकार की। किसान एक के बाद एक गांधीवादी तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल सुनील, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह से कल किसानों की तकरीबन 29 जत्थेबंदियों की एक बड़ी बैठक हुई थी और ये बैठक जो है 4 से 5 घंटे चली, जिसमें यही फैसला लिया गया कि किसान जो है वो केंद्रीय जो मीटिंग हुई थी केंद्रीय सेक्रेटरी के साथ, उसके विरोध में कहीं ना कहीं 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने का काम करेंगे। विरोध स्वरूप ये पुतला जलाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर किसान जो है वो केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि जो मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग के नाम पर किसानों के साथ केंद्र ने एक भद्दा मजाक करने का काम किया, जिसका ये विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में हाईवे जाम किए जा रहे हैं, रेलें रोकी जा रही हैं
विरोध किया जा रहा है उसका बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से लगातार किसान जो हैं वो केंद्रीय कानूनों को रद्द करने की मांग करते नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन उसको लेकर अभी तक केंद्र की मोदी सरकार जो है वो जी। किसानों को मना पाने में असंतुष्ट नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अब किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत ये पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, केवल 17 तारीख को नहीं, इसके अलावा 25 तारीख को भी एक इसी तरह का कार्यक्रम होता हुआ नजर आएगा, जिसमें कर्मचारी जत्थेबंदियां जो हैं वो भी किसानों का साथ देती हुई नजर आएंगी और किसानों के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आने वाले दिनों में किसान एक और बड़ी बैठक करेंगे जिसमें अगली रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से दिल्ली पर दबाव बनाना है, और साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री का जो आग्रह है कि रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाएं ताकि पंजाब को जरूरत का सारा सामान मिल जाए, उस मसले पर भी मंथन किया जाएगा। जी देखिए विनीत, किसान ने हर तरीके के जो रास्ते हैं वो अख्तियार किए हैं, हाईवे जाम किए हैं, रेलवे ट्रैकों पर किसान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, दिल्ली कूच किया, यानी कि उन्होंने लाठी तक खाई हरियाणा बॉर्डर पर। आपने देखा होगा अम्बाला बॉर्डर पर जब पहुंचते हैं किसान, लेकिन सरकार किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान लगातार ये कह रहा है कि हमारी भी पुकार सुन लो सरकार। आखिर मंशा क्या है, चाहती क्या है सरकार? क्या ऐसी स्थितियां निर्मित करना चाहती है पंजाब में कि पंजाब जलता हुआ नजर आए? देखिए, सीधे तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से कई जगह पर आंदोलन के अंदर किसानों के ऊपर लाठियां भांजी गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी की बौछारें हुई हैं, उसका विरोध किसान अभी भी शांतिपूर्वक ढंग से करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह की हिंसक घटना का किसान जो है वो समर्थन करते हुए नजर नहीं आए। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के ऊपर हमला हुआ, उसका भी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो विरोध करती नजर आई हैं। लेकिन यहाँ पर किसान जत्थेबंदियों का ये जरूर कहना था कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया गया, ये हमला कहीं ना कहीं उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के उस बयान को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि किसान आएंगे तो अपनी लातों में चलकर, लेकिन जाएंगे स्ट्रेचर पर लेटे हुए। यानी अगर इस तरह से आप किसी को प्रोब करोगे तो फिर हमले होने जो हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी से बनते हैं कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर और उसको आप ये चेताने का प्रयास करो कि आपकी मांगे तो क्या पूरी होंगी, बल्कि पुलिस आपको डंडे मारने का काम करेगी, आपके स्ट्रेचरों पर आपके घर भेजने का काम लगता है करेगी। इनकी तो फिर मंशा से तो हमले ऐसा भी लगता होते है हैं और विनीत कहीं कि ना अब इन कहीं लोगों के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। ये लोग किसानों को ठीक से मना नहीं पा रहे, किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे, अब ऐसी बयानबाजियां करके कम से कम इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर हमले हों। लाजमी है अगर इस तरह की आप भाषा बोलेंगे कि किसान अपने पैरों पर चलकर आएगा और स्ट्रेचर पर लेट के जाएगा। मजाक समझ रखा है इन लोगों ने किसानों को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा कारण है कि लगातार प्रोब करने की कोशिश की जा रही है, लगातार आंदोलनों को जो है वो दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बाहरी ताकतों की बात करें, वो प्रदेश का माहौल लगातार खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों के नाम पर कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक प्रयास है कि किस तरह से पंजाब में जो शांति का माहौल है उसको खराब किया जा सके और किसानों के इस आंदोलन को दूसरी मूवमेंट का नाम दिया जाए। और सुनील, हमें केवल अश्विनी शर्मा के उस बयान की बात नहीं करनी चाहिए, हमें दिनेश कुमार जो कि इनके संगठन महामंत्री हैं, वो जब एएनबी न्यूज पर आए थे तब भी वो कुछ इसी तरह का बयान देते नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर किसानों के हर तरह के प्रदर्शन को वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन बता रहे थे। वो कह रहे थे कि किसानों को कांग्रेस जो है वो फंडिंग करने का काम कर रही है। और इसके अलावा उनका ये तक कहना था कि कुछ कामरेड जो हैं, कामरेड जत्थेबंदियां जो हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई हैं और ये कामरेड जो हैं ये नक्सल मूवमेंट से संबंधित हैं और ये कभी भी देश का हित नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में जब इस तरह के बयान भाजपा नेता दे रहे हैं तो फिर आंदोलन जो है वो तीव्र भी होते नजर आएंगे और इस तरह की घटनाएं भी बढ़ती नजर आएंगी। इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं भाजपा को अपने बयानों पर, अपने जो नेता हैं उनके बयानों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और कम से कम किसानों के साथ तालमेल करने के लिए मंत्रियों को वर्चुअल नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर उनके साथ जोड़ने की जरूरत है कि किसानों की समस्याओं को समझे और क्यों किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं गहन मंथन करे और उसके बाद किसानों की मांग के अनुरूप जो है कोई फैसला लेने का काम करे। नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहां बची विनीत, कहां लोकतंत्र बचा? फिर एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत जहां पर सीधे तौर पर चुनाव होता है, हर आम आदमी को अधिकार है वोटिंग करने का, लेकिन अगर आप कानून ले आते हैं और उसके बाद अगर उसका विरोध भी होता है, उसके खिलाफ अगर किसान बैठते भी हैं धरने पर, तो आप उन्हें नक्सलियों से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
आप ऐसी चिंगारी देने की कोशिश करते हैं कि पंजाब जल जाए, हरियाणा जल जाए। अटल जी ने कहा था चिंगारी का खेल बुरा होता है। इस चीज को समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को अभी भी, विनीत। लेकिन लेकिन यहाँ पर सुनील, अटल जी ने भले कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि चिंगारी लगे, वो चाहते हैं कि इंजाम जो है वो बुरा हो, क्योंकि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेतुके से बयान हैं, जिनको कहीं ना कहीं देकर भाजपा नेता जो हैं वो शहीद होने का काम करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि उंगली कटवाकर शहीद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उन पर मान करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं किसानों की जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि अगर किसानों की फसलों की एमएसपी खत्म होगी तो फिर किसानी पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर जाती हुई नजर आएगी। और सुनील, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब का किसान जो है वो पहले ही बदहाली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही पंजाब के किसान के ऊपर लाखों का कर्ज है। हर रोज कोई ना कोई किसान जो है इस कर्जे के बोझ तले दबकर कहीं ना कहीं सुसाइड करता हुआ नजर आ रहा है। और अब भी जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें किसानों की रेलवे ट्रैकों के ऊपर मौत हो रही है, धरना प्रदर्शनों में मौत हो रही है, किसी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है, किसी की जहर निकल जाने की वजह से मौत हो रही है। तो अगर इस दिशा को भी, इस परिस्थितियों को भी केंद्र विचार करने को तैयार नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहीं ना कहीं खत्म सा होता नजर आ रहा है। और यही बात आज विरोधी पक्ष भी कहते हुए नजर आ रहे हैं और किसान भी कहते नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उस बात पर अमल करना केंद्र की जरूरत है। और अगर इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन होता है तो फिर क्यों केंद्र जो है वो किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि मंत्रियों की जरूर ड्यूटी लगाई गई, ये कहा गया कि 8 मंत्री जो हैं वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों को समझाएंगे। लेकिन सुनील, जब किसान दिल्ली जाते हैं, कृषि मंत्रालय पहुंचते हैं, वहां पर अगर कृषि मंत्री मौजूद होते, किसानों को समझाने की कोशिश करते तो शायद किसान समझने को भी तैयार होते और आज ये परिस्थितियां देखने को भी ना मंत्री आप बिठाएंगे नहीं, मंत्री को आप मीटिंग में भेजेंगे नहीं, कृषि मंत्री को। प्रधानमंत्री का तो खैर छोड़ ही दीजिए कि प्रधानमंत्री कभी किसानों के साथ भरोसे में लेकर उनसे वर्चुअल भी बात कर लें। मीटिंग तो बहुत, टेबल टॉक की बात तो अलग ही है, कभी वर्चुअल भी नहीं सोच सकता किसान के प्रधानमंत्री इन लोगों को बुलाएंगे, लेकिन कम से कम देश का कृषि मंत्री तो आ सकता है। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं जनता ने चुनकर भेजा, उन्हें बिठाया केंद्र में। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं किसान भी इसी उम्मीद से गए थे दिल्ली की कृषि मंत्री उनके साथ बैठक करेंगे, कोई और मंत्री जो हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे, बैठक करेंगे, हल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान भी चाहते हैं कि उनकी समस्या का हल हो। क्योंकि एक तरफ तो किसान की फसल की कटाई इन दिनों खेतों के अंदर हो रही है, इसके अलावा किसान के ऊपर यह प्रेशर है कि अगली फसल की बिजाई करनी है। लेकिन अभी जो ये फसल की कटाई हो रही है, इसकी खरीद क्या मंडियों में एमएसपी के आधार पर होगी? अभी ये भी संशय जो है ये बरकरार है। हालांकि पंजाब की मंडियों की बात करें तो वहां पर जरूर खरीद जो है वो एमएसपी के आधार पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये एमएसपी बरकरार रहेगी? क्या खरीद इसी ढंग से होती हुई नजर आएगी? क्या प्राइवेट एजेंसियां जो हैं वो अपना दबदबा वहां पर दिखाती हुई नजर नहीं आएंगी? तो ये एक बड़ा सवाल है, ये कुछ शंके हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। और अगर समय रहते हुए कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में कहीं ना कहीं संजीदगी से विचार करती है तो फिर इस समस्या का हल निकल सकता है। अगर नहीं निकलेगा तो फिर आने वाला समय बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि रणनीति यह है कि अब बीजेपी के नेता जो हैं जहां भी जाएंगे उनको काली झंडियां दिखाई जाएंगी। विनीत, मंशा क्या है? देखिए, चीजें जाहिर सी बात है, किसान तो पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार को झुकना होगा, किसानों के लिए बात करनी होगी, कृषि मंत्री को बैठना होगा, जो व्यवस्था किसान चाह रहा है उसके अनुरूप वो व्यवस्थाएं करनी होंगी। और आज नहीं कल सरकार को झुकना होगा, घुटनों पर आना होगा। लेकिन आखिर इतनी देरी क्यों? क्या आखिर पंजाब में, मैं फिर वही कहूंगा कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश में है क्या बीजेपी? बिल्कुल, देखिए सुनील, अगर हम बात करें पिछले कुछ समय की, जब से बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, तो उसके बाद कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो वहां पर सामाजिक ताना बाना जो है वो खराब होता हुआ नजर आता है। अगर हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन जब हुआ था तो उस समय भी अगर जाटों के साथ प्रॉपर ढंग से सरकार बात करती हुई नजर आती तो इतने बड़े लेवल पर हरियाणा के अंदर उत्पात मचता हुआ नजर ना आता। अब इसी तरह की सिचुएशन पंजाब में बनती नजर आ रही है कि किसानों के साथ समय रहते बातचीत करने का प्रयास नहीं किया जा रहा, समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टे सीधे बयान देके किसानों को और ज्यादा भड़काने की समाधान की तो दूर की बात विनीत, ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है। वो इस कंपटीशन में कि राहुल गांधी आए थे, बोले ट्रैक्टर रैली उन्होंने पंजाब में निकाली थी, हरियाणा में निकाली, लेकिन क्या हुआ अंजाम? किसानों ने काले झंडे दिखाए,
इन लोगों को घेर कर मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो असामाजिक ढंग से चीजें कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। आप अभी भी समझने को तैयार नहीं जमीनी स्थिति क्या है। आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, किसान के बीच में फंस कर रह गया आपका ट्रैक्टर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि किसान इसने इतने बड़े लेवल पर विरोध कर रहा है सुनील, और उस विरोध के बाद भी केंद्र समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर केंद्र की मंशा साफ होती, स्पष्ट होती, अगर वाकई में ही सामाजिक ताने बाने को सरकार बने रहने देना चाहती, तो कहीं ना कहीं इस समस्या का हल निकालने के लिए संजीदा हो पाती। लेकिन फिलहाल स्थितियां जो हैं प्रतिकूल जाती हुई नजर आ रही है, स्थितियां जो हैं वो तनावपूर्ण होती नजर आ रही हैं, और जिस तरह से भाजपा नेताओं के ऊपर हमले होने शुरू हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा जैसा माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है, जिस तरह का जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान माहौल देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो कुछ संजीदा हो चुकी हैं। अश्विनी शर्मा पर जो हमला हुआ है उसके बाद किसान जत्थेबंदियां संजीदा हो चुकी हैं, और वो अपने धरनों पर भी नजर बनाए हुए हैं, मीटिंगों पर भी नजर बनाए हुए हैं कि कोई भी यूनियन के अलावा व्यक्ति जो है मीटिंग का हिस्सा बनता हुआ नजर ना आए, कोई भी ऐसा शरारती तत्व जो है वो इन किसान आंदोलनों के अंदर शिरकत करता राजनीति है, कुछ भी हो सकता है विनीत, जाहिर तौर पर, और इनको सोचना होगा, समझना भी होगा किसानों को, और अपने मूवमेंट को खास तौर पर आगे बढ़ाते हुए ये सक्रियता दिखानी होगी कि कहीं कोई ऐसे असामाजिक तत्व या फिर ऐसे राजनेताओं से प्रेरित लोग न पहुंच जाएं जो इस आंदोलन को आंदोलन न रहकर पंजाब को जलाने का काम करें, क्योंकि सरकार की मंशा तो साफ तौर पर दिख रही है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस दिशा में विचार होना शुरू हो चुका है, और कल भी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर कुछ जो कह सकते हैं ऐसे लोग आए थे जो मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन किसान जत्थेबंदियों ने उनको ये कहकर मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आप किसानों की जत्थेबंदियों से कहीं ना कहीं संबंधित नहीं हो, आपका किसी भी जत्थेबंदी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप भले ही कोई सामाजिक वर्कर हो, कोई सोशल वर्कर हो, किसी पार्टी से संपर्क रखते हो या कुछ भी हो, आप इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते, आप बाहर का रास्ता देखें। तो ऐसे लोगों को अब किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो खुद बाहर निकालना चाहती हैं, क्योंकि किसान जत्थेबंदियां चाहती हैं कि कहीं ना कहीं उनके कंधे के ऊपर कोई भी बंदूक रख के चलाने की कोशिश ना करे, यानी किसान आंदोलन के नाम पर कोई भी प्रदेश के अंदर उत्पात मचाने का काम ना करे, प्रदेश के माहौल को खराब करने का काम ना करे। किसान संजीदा हो चुके हैं, लेकिन सरकार कब संजीदा होगी सुनील, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। और विनीत, अगर ये राजनीति से प्रेरित होता, ये राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार या फिर आंदोलन होता, तो अब तक कब के ये लोग वापस लौट गए होते। ये किसान है जो अभी भी ट्रैक पर डटा है, ये किसान है, ये पीड़ित अन्नदाता है, परेशान अन्नदाता है, जो खेतों में दिन रात काम करता है, वो टोल नाके पर डटा है टेंट गाड़ के बच्चों को लेके। ये किसान है, ये कोई राजनेता नहीं है, ये राजनीतिक लोग नहीं है। ये समझना होगा, सरकार को देखना होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए विनीत। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है। आपको बता दें, हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ को लेकर शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां तेज कर दी जा रही हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ के कार्य गति में धीमापन देखने को मिल रहा है। कछुए की रफ्तार से ये तैयारी चल रही है। जमीनी स्थिति ये है। शासन और प्रशासन, मेला प्रशासन की अगर बात की जाए तो कुंभ के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कर रहा है, लेकिन उधर संत समाज और विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि कुंभ के कार्य जल्द पूरा होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कुंभ से पहले सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हो पाएंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी लग नहीं रही है। कछुए की चाल से अगर ये स्थिति रहेगी तो कुंभ चूंकि नजदीक है, कैसे ये सारी तैयारियां पूरी हो पाएंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कुछ अलग तरीके की एक इबारत न लिख जाए इस महाकुंभ की। आज के देश में ऐसा कोई निर्माण मुझे नहीं लगता कि ये समय रहते पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ वर्क्स डिलेड हैं, कुछ देर से सैंक्शन हुए थे, कुछ ऐसे भी वर्क्स थे जिनमें कोरोना की वजह से इनकी जो स्पीड है वो धीमी हुई, लेकिन इसकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसका हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग भी हो रही है। सभी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे जो यहाँ पे उप मिलाधिकारी हैं उनको भी, अपर मिलाधिकारी को भी निर्देश हैं कि वो बीच बीच में इंस्पेक्शन करें। तो इन सभी को हम 15 दिसंबर से पहले ज़रूर पूरा करवाएं। और नहीं, इसमें हमारी जो मीटिंग है NHAI के ऑफिसर से हुई है, और इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे भी एक मीटिंग प्रस्तावित है बड़ी जल्दी। समय समय पे बाकी लोग भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और जहाँ तक इसमें चैलेंजेस की बात है, आप जानते हैं कि ब्रिजेस को लेके ही और फ्लाईओवर्स को लेके चैलेंज होता है, और जो रोड्स के बाकी बिटुमिनस वर्क्स हैं उसमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो सभी ब्रिजेस पे एक तरीके से काम चल रहा है, और हमें NHAI ने एश्योर किया है कि ज़्यादातर को तो वो एंड ऑफ नवंबर कर देंगे, और कुछ एक जो थोड़ा आगे तक होंगे वो डेफिनेटली एंड ऑफ दिसंबर तक ये कर देंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा मेजर स्नान है, जो क्राउड के लिहाज से, भीड़ के लिहाज से सबसे चैलेंजिंग हरिद्वार में होता है, आप जानते हैं कि
जो 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स अप्रैल 14 तक का जो पीरियड है उसमें ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और उससे पहले तो हर हाल में हमें खैर ये चाहिए ही चाहिए। तो NHAI ने हमें एश्योर किया है कि दिसंबर के एंड तक इसको कर लें। शहर की स्थिति तो खराब है, रोडों की, पुल भी नहीं पूरे निर्माण हुए। आश्वासन तो इन्होंने दिया है कि जो भी डेडलाइन निश्चित की गई है कार्य पूरे होंगे, और मुझे लगता कि पूरे कार्य हो जाएं इसके लिए शुभकामना। यदि अधूरे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी भी नजर आएगी प्रशासन और शासन की। मुझे ऐसा लगता कोरोना के कारण काम यहाँ बहुत विलम्ब से हो रहे हैं और इसका प्रभाव कुंभ पर पड़ेगा। कुंभ इतना भव्य और दिव्य नहीं बन सकता जैसा इलाहाबाद प्रयागराज का था, क्योंकि स्थितियाँ अभी विपरीत हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कार्य तत्काल पूर्ण हो जिससे भव्य और दिव्य कुंभ बने, क्योंकि यहाँ की देवभूमि की प्रतिष्ठा कुंभ के ऊपर निर्भर है। अगर कुंभ अच्छा जाएगा, अच्छा कार्य होगा तो सरकार को लोग बधाई देंगे, नहीं तो फिर निंदा के पात्र भी बनेगी सरकार। कोविड के का बहाना है, कोविड नहीं होता अभी अर्ध कुंभ हमारे पूर्ण कुंभ, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भाई कुंभ में ठीक है, कोविड का हमें भी ध्यान रखना चाहिए और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये हमारा धार्मिकता का सबसे बड़ा आयोजन होता है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इसको कोविड को ध्यान में रखते हुए, उचित दूरी का पालन करते हुए सरकार ने इसको करने का काम करना चाहिए। उनको थोड़ी सी पीड़ा हुई, हमने संतों के आदेश का पालन करते हुए थोड़ी सी एक बात कह दी थी। विकास खरे हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, कुंभ की तैयारियां कछुए की गति से चल रही हैं, आखिर कैसे संपन्न हो पाएगा महाकुंभ? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें आगामी 2021 कुंभ की तैयारी की जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि कुंभ का कार्य कुंभ से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन बात की जाए तो कोरोना महामारी के चलते कुंभ के कार्य पूरी तरह से कछुए की रफ्तार में चल रहे हैं। आपको बता दें संत समाज और विपक्ष लगातार हमला भरे। आखिरकार जिस तरह से कुंभ बहुत कम समय 2 महीने बच चुके हैं, तो ऐसे में कैसे जो कुंभ का स्वरूप है कैसे बन पाए, कब तक जो कुंभ के कार्य है जो निर्माण है वो पूरे हो पाएंगे। आपको पता है सुनील, लगातार जिस तरह से विपक्ष की हमलावर है, संत समाज अभी काफी रोष है, कई मीटिंग शासन के साथ जो संत समाज है वो तो लगातार सभी को यही है, संत समाज से लेकर विपक्ष को भी और तमाम लोगों को भी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रोड़ा क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? कोरोना महामारी के चलते अब तो तमाम ऐसे नियम भी बना दिए गए हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, अब तो लोगों के आवागमन की भी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है, सीमित व्यवस्थाएं ही हैं, तब भी प्रशासन को दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें मेला प्रशासन का साफ तौर पे कहना है, जब हमारी बात कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत से हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि कोरोना महामारी के चलते धीमी गति से चल रहे हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कि काफी लेट शुरू हुए थे। तो ऐसे में साफ तौर पे मेला प्रशासन ने ये कहा है, ये दावा किया कि दिसंबर माह तक जो सभी कार्य है, चाहे वो फ्लाईओवर के चाहे वो रोड के निर्माण हो, वो सभी पूरे हो पाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। जब विगत अभी पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे थे तो उनका भी साफ तौर पर कहना कि हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 भव्य रूप से होगा और जो भी कुंभ की तैयारी वो पूरी तरह से कर ली जाएगी। ऐसे में जो शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि दिसंबर माह तक ये सभी जो कुंभ के काम है वो पूरे हो पाएंगे और इसमें जो है संत समाज के साथ हमारे द्वारा एक बैठक की जाएगी। जो भी कुंभ मेला का स्वरूप होगा वो आगामी 2021 में उस तरह से कुंभ मेले को भव्य वो सुंदर के साथ शुरू किया जाएगा। सुनील, खाका किस तरह के तैयार किए गए हैं महाकुंभ को लेकर? कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े चुनौती भरे काम हैं विकास प्रशासन के द्वारा के वहाँ ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो हर की पैड़ी हो, स्नान से लेकर और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो लोग पहुँचेंगे, तमाम जो श्रद्धालु पहुँचेंगे? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें ऐसे में साफ तौर पे प्रशासन और शासन का ये कहना कि जैसे कि जब गंगा स्नान होगा, ऐसे में जो भी संत समाज के लोग हर की पैड़ी अन्य घाटों पर पहुंचेंगे, वहां पर सभी के लिए कार्ड की व्यवस्था की गई। जिन संतों के पास कार्ड होगा उसी को ही स्नान में नहाने की अनुमति दी जाएगी। बात की जाए तो कार्य निर्माण के जिस तरह से कार्य निर्माण जो फ्लाईओवर का निर्माण है उसको लेकर दीपक रावत ने साफ तौर पर यह कहा है, जो कुंभ मेला अधिकारी है कि जो चीफ सेक्रेटरी लेवल से हमारी मीटिंग होगी, जो फ्लाईओवर के निर्माण है वो जल्द पूरा किया जाए। ऐसे में NH-58 ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कुंभ मेला अधिकारियों की दिसंबर माह तक जो भी फ्लाईओवर के कार्य है या सड़क निर्माण के कार्य है वो भी पूरे हो पाएंगे। पर ऐसे में दीपक रावत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो फ्लाईओवर के निर्माण है ये चुनौतीपूर्ण होते हैं। ऐसे में जो फ्लाईओवर के काम है ये भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन जो सड़क निर्माण है वो भी पूरी तरह से जल्द कर लिया जाएगा। तो साफ तौर में ऐसे में जिस तरह से जो पहले टेंट लगाकर तंबू बनाए जाते थे, इस बार इस तरह की व्यवस्था हरिद्वार
शासन या प्रशासन नहीं करने जा रहा है। साफ तौर पे जो संत बाहर से आएंगे उनकी सभी की व्यवस्था कोरोना महामारी के चलते एक होटल में जो होटल से हरिद्वार में उनमें ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे में और भी कई जो कदम है, जो महत्वपूर्ण कदम है सरकार विकास, क्योंकि करोड़ों करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं, तमाम साधु संत पहुंचते हैं, अनगिनत लोग जाते हैं महाकुंभ में स्नान के लिए। बिल्कुल सुनील, आपको बता दें ऐसे में चुनौतीपूर्ण जिस तरह की महामारी चल रही है, तो ऐसे में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा ये विषय रहेगा कि आखिरकार किस तरह की व्यवस्था शासन और मेला प्रशासन यहाँ पर करेगा। और बात की जाए तो जिस तरह से बाहर से जो संत समाज है वो यहाँ पर पहुंचेगा, उनकी क्या कुछ व्यवस्था होगी, किस तरह से सैनिटाइजर का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो फोर्स है वो तैयार की जाएगी। तो ऐसे में काफी ऐसा महत्वपूर्ण चुनौती है जो कि आगामी 2000 कुंभ को देखते हुए दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पर शासन भी लगा कुंभों के हिसाब से अगर इस बार के महाकुंभ को देखा जाए और कोरोना महामारी के बीच ये महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है, ऐसे में अलग क्या कुछ देखने को मिल रहा है, नई व्यवस्थाएं क्या कुछ देखने को मिल रही हैं? मान लिया कि चलिए टेंट गाड़कर इस बार साधु नहीं रुक सकते, श्रद्धालु नहीं रुक सकते, लेकिन अलग से व्यवस्थाएं किस तरह की जा रही हैं? क्या कुछ नया और नई तस्वीर हरिद्वार की? बिल्कुल सुनिए, इस बार जो अलग व्यवस्था यहाँ पर शासन के द्वारा की जाएगी वो यह है कि जो भी संत समाज यहाँ पर हरिद्वार पहुंचेंगे सभी की व्यवस्था जो होटल से हरिद्वार वहां पर रुकने की जाएगी। तो ऐसे में दिसंबर तक जो साफ अगर महामारी इसमें कम होती है तो और भी कई रूप जो अनेकों रूप है, जो रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। ऐसे में साफ तौर पर शासन और मेला प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से कुंभ जो महामारी है कोरोना की, इसको देखते हुए जो भी स्वरूप मेला का बनता है, अस्थायी रूप से कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं, अस्थायी रूप से ऐसे चिन्हित करके कुछ शासन की ओर से कुछ बनवाए जा रहे हैं होटल वगैरह जिनमें रोकने की व्यवस्था होगी श्रद्धालुओं को? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें जो हरिद्वार में तमाम धर्मशाला है या होटल है वहां पर सभी संत समाज की रुकने की व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे में चाहे वो किसी भी तरह का आयोजन हो, वहां पर जो होटल है जो या धर्मशाला है वहां पर किया जाएगा। बात किया जो पूजा पाठ का जो पूजा पाठ चलती है वो भी धर्मशाला के जो बाहर जो आंगन है वहां पर किया जाएगा। तो इस तरह की जो तमाम व्यवस्था सरकार करने में लगा हुआ है, मेला प्रशासन भी लगातार इसमें जुटा है। बात की जाए तो निर्माण की जिस तरह से 16 चौराहे ऐसे हरिद्वार में जिनको भव्य और सुंदर रूप का आकार दिया जाएगा, ऐसे में मेला प्रशासन दावे कर रहा है। और बात की जाए तो जिस तरह से जो हरिद्वार में काम चल रहा है तो उस पर साफ तौर पर दीपक रावत कुंभ मेलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अपर मेलाधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और जितने भी काम जो हरिद्वार में चल रहे हैं लगातार वो भी सही समय पर संपन्न हो। तो ऐसे में लगातार प्रशासन और शासन ये दावे कर रहा है कि कुंभ से पहले जितने भी कार्य निर्माण है वो लगभग पूरे कर लिए जाएंगे। और लगातार जो विपक्ष है, जो संत समाज है वो हमलावर है कि ऐसे में अगर इस तरह से जो स्थिति कार्य निर्माण की है, जो कछुए की रफ्तार से कार्य चल रहा है, ऐसे में कैसे भव्य जो कुंभ का नजारा है कैसे दिख पाएगा? लगातार विपक्ष और संत समाज में हमलावर है। सुनील, लेकिन सरकार तो अभी भी दावा कर रही है कि सभी निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और महाकुंभ को अच्छे तरीके से जैसा कि सोचा है उस हिसाब से संपन्न कराया जाएगा। अब विकास देखना यह है कि क्या वाकई में सरकार यहाँ पर जो दावा कर रही है, यहाँ पर जो भरोसा दे रही है, वो सीधे तौर पर उस पर खरी उतरती है या फिर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ जाएगा महाकुंभ। ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना। बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अन्य राज्यों की तस्वीर दिखाएंगे आपको। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी लाइव में बात होगी मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में विकास के दावे करने वाले जनप्रतिनिधियों को लगातार हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जी हां, ग्राउंड जीरो से जमीनी हकीकत हम लगातार दिखा रहे हैं। सरकारी योजनाएं तो सिर्फ फाइलों में ही सीमित रह जाती हैं। स्थानीय लोगों का दर्द बता रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक लोग सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की बाट ही जो रहे हैं, क्योंकि दावे और वादे आज भी लगातार जारी हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव होने तक ये दावे और वादे उसके बाद फुस हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारी टीम पहुंच रही है और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आईना कि आखिर देखिए जनप्रतिनिधियों को कि आप जो दावे और वादे करके आते हैं लोगों से, वहां की स्थिति क्या है, आलम क्या है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को भी पलीता लगाते हैं जनप्रतिनिधि। सीधे तौर पर अमल ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं दिया जाता और हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को अब तो कोरोना महामारी के संकट के बीच तो जी ही रहे हैं, लेकिन अन्य तमाम बीमारियां, मौसमी बीमारियों का खतरा लोगों को बढ़ जाता है। तो ये तस्वीरें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर रोज हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि विकास की तो बात नहीं हो रही। विकास के साथ साथ अगर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही मिल जाएं, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर वार प्रतिवार चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन जनता कंफ्यूजन में है। वोटर, मतदाता इस भ्रम में है कि आखिर करें तो करें क्या, किसको हम चुने, क्योंकि यहाँ तो जिसको पहले चुना था वो दूसरे की गोदी में जाके बैठ गया और फिर से आ गया चुनावी मूड में, फिर से आ गया वो हमसे वोट मांगने के लिए। अब ऐसे में जनता चुने तो आखिर किसको चुने। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दलों के साथ साथ बड़ी मुश्किलों की घड़ी है, क्योंकि जाहिर तौर पर 28 सीटें बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास मानी जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी को इनमें से करीब 9 से 10 सीटें जीतनी हैं। अगर सरकार को बचाना है तो इस लिहाज से भी बेहद ज़रूरी है कि कुछ सीटों पर जीत हासिल करनी। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार दमखम के साथ मैदान में है। और सीधा रुक करेंगे, देखिए शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार हम एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों की। हालात बद से बदतर हैं, लोग मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, क्योंकि आज़ादी को मिले तो 74 साल हो गए, लेकिन कोई ऐसा मसीहा आए जो इन लोगों की समस्याओं का समाधान करे, इनकी मांगों को पूरा करे, लेकिन होती नजर नहीं आ रही, सिर्फ वादे और दावे। जी बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से केवल सुविधाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर अगर पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, तो जिस तरह कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सत्ता परिवर्तन और उपचुनाव जैसी स्थिति सामने आई है, तो साफ है कि यहाँ पर चीजें जनता की मूलभूत सुविधाओं की दूर देखी जा रही है और उनके जनता के जो वादे हैं वो दूर है। जनता भी काफी नाराज नजर आती है कि वोट के टाइम, चुनाव के टाइम पे लोगों की केवल नजर होती है और बाकी समय में केवल दूरियां बनती है। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश का माहौल भी देखने में आ रहा है। ये तस्वीरें जो है वो खंडवा के मेदांता उपचुनाव क्षेत्र की हैं और बाकी कई तस्वीरें हमने भी आपको रूबरू करवाई। अशोकनगर की बात करें या ग्वालियर की बात करें या भिंड, मुरैना, जहाँ जहाँ उपचुनाव चल रहा है वहाँ हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन चंबल क्षेत्र की हम बात करें सुनील जी, तो यहाँ पर साफ है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दबंगई और चंबल का जो पानी है वो सिर छोड़कर बोलता है और लोगों की समस्याएं वो काफी दूर तक सड़क की समस्या सही पाई गई, तो मूलभूत सुविधा में कई जगह पानी। शैलेंद्र, भारत जो है विविधताओं का देश है। हर कदम कदम पर बोली, भाषा, खान पान सब कुछ बदल जाता है, पहनाव तक बदल जाता है लोगों का।
लेकिन बदलती नहीं तो वो जिंदगी जिसकी वो आस लगाते हैं, बदलती नहीं तो वो तस्वीर जिसको वो लगातार लेकर ये कहते हैं। और प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ साथ वो लोग उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार हमारे क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं है। ये आलम तो चाहे भिंड से लेकर और सिंगरौली तक, भिंड से लेकर खंडवा तक यही आलम है, हर जगह तस्वीर वही है। शैलेंद्र, बिल्कुल सुनील जी, नकारा नहीं जाएगा इस बात को। तमाम असुविधाओं को लेकर और मूलभूत सुविधा, अगर जल की बात करें तो पानी की समस्या काफी क्षेत्र में गंभीर देखी गई। चाहे हम चंबल क्षेत्र की बात करें या बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर बुंदेलखंड में तो पुनः पूर्व में भी काफी बार देखा जाता है कि वहाँ पानी की असुविधा होती है, लेकिन चंबल क्षेत्र में काफी नदियों का यहाँ पर जाल है, बावजूद इसके कई क्षेत्र में पानी जैसी समस्या भी देखी गई। तो दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्षेत्रीय दबंगे, जैसे कल भी एक मामला सामने आया, तो ऐसे मामले भी बहुत यहाँ पर काफी स्वाभिमान की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल दौर है, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का दौर है, सुविधाओं की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन आज भी इन सब बातों से दूर यहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है शैलेंद्र, जिस विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं? देखिए सुनील जी, जनता का यहाँ नफ्स टटोलना मुश्किल ही होगा। उनकी सीधी बात है कि मूलभूत विकास की बात जो करेगा उसकी बात होगी। और साथ में अगर दूसरी ओर हम देखें तो यहाँ पर दामन है, काफी आरोप प्रत्यारोप के दौरों में अगर हम देखें तो दोनों जगह जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या आरोप लगा रहे हो, क्या किस तरीके के, जिस तरह जो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के बाद वो लोग यानी वापस बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देख रहे हैं। तो सुनील जी, एक मामूली अंदरूनी जो बात सामने आ रही है कि जो पूर्व के बीजेपी के जो लोग थे और जो कांग्रेस के यहाँ शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर मनी मन में चीजें, मतलब अंदर से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल वो कसक जरूर है, क्योंकि लंबे अरसे से तो झोला और डंडा लेकर वो चल रहे थे, और ये आ गए महाराज के अनुयायी, आकर सीधा टिकट पा लिए और फिर से चुनावी मैदान में आ गए। तो जाहिर तौर पर उनकी तो मेहनत चूल्हे में चली गई। साफ है, लंबे अरसे से बीजेपी के लिए जो क्षेत्रीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, आज की अगर हम बात करें तो लगातार उनके साथ अगर कांग्रेस से बीजेपी में जो लोग आ रहे हैं तो उनको एक साथ मानता हूं कि ऊपर आला कमान का यहाँ संदेश है कि वो शामिल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय जो अंदर की पीड़ा है वो कई क्षेत्रों में हमें सामने आई। वो मन से साथ, भले ऊपर से वो साथ है, लेकिन अंदरूनी साथ नहीं देखने में आ रहा है, क्योंकि कई जगह यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो अंदरूनी तौर पर अपनी गाड़ी, पैसा सब लगा रहे हैं, और वह बीजेपी के कद्दावर लोग हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि यहाँ पर खोती नजर आई, लेकिन वह सामने नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो पार्टी में अनुशासन कहते हैं इसको शैलेंद्र, अनुशासनहीनता हो जाएगी फिर अगर बगावत कर देंगे तो। लेकिन भितरघात जैसी चीजें अगर सामने आएंगी खुल के, ये बड़ी खतरनाक होती है, गैंग्रीन से ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है जो भितरघात आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग अगर भितरघात अपनी पार्टी अपने लोगों से ही करते हैं तो मुझे लगता है कि जनता के विकास, जनता के साथ किस तरीके से काम होगा। तो चीजें सामने आई, कई पहलुओं को अभी हम लगातार नजर बना रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर क्या कुछ चीजें जमीनी हकीकत क्या है उससे रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर की बात होगी, और बात छत्तीसगढ़ की। सरकार की तमाम कोशिशें रहती हैं कि महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाएं, और इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन इन सारी योजनाओं को सिर्फ कागजों में ही देखा जा सकता है। कागजों में स्वच्छ, सुंदर और टिकाऊ ये लिखी हुई और रखी हुई दिखाई देती हैं, जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आती हैं ये योजनाएं। पोषण आहार आंगनबाड़ी के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को दिया जाता है, उसमें से अगर कीड़े निकलें तो अंदाजा लगाइए कि कुपोषण मुक्त का काम चल रहा है या फिर लोगों को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा करने का काम हो रहा है। और जिम्मेदारों से अगर बात की जाए तो चुप्पी साध लेते हैं। रेडी टू ईट में कीड़े निकल रहे हैं, लोग सड़े हुए इसी खाने को मजबूर हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये आपको कुपोषण से मुक्ति दिलाएगा, आप कुपोषित नहीं होंगे, ये तो बहुत अच्छा आहार बनकर आपके लिए तैयार हो रहा है। अब देखिए किस तरह से कीड़े घूम रहे हैं, अब इसी को लोगों को दिया जा रहा है। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए उनको पोषण दिया जा रहा है, पोषण आहार दिया जा रहा है। इस पोषण आहार की तस्वीर देखिए,
तो पोषण आहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई सारी तस्वीरें हम उजागर कर चुके हैं, हम दिखा चुके हैं आईना। बावजूद इसके इन सब चीज़ों पर किसी भी तरह की कोई कवायद नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर एक दो लोगों पर गाज गिर जाती है, उनको इधर से उधर कर दिया जाता है और जिम्मेदार मलाई चाटते रहते हैं। लगातार इस तरह के इस पूरे घोटाले के खेल को अंजाम देते रहते हैं। सड़ा हुआ खाना लोगों को पहुंचाया जाता है और ये कहा जाता है ये पोषण है, इसे खाइए, तंदुरुस्त बनिए। अब ऐसी तंदुरुस्ती से तो भगवान बचाए, लोग तो यही कह रहे हैं कि ऐसा खाना चाहिए ही नहीं, हम जैसे भी हैं जो भी हैं जी लेंगे। लेकिन सरकार द्वारा ये कीड़ों युक्त अगर पोषण आहार दिया जाएगा तो इसे तो वैसे ही देख के लोगों के हार्ट अटैक से उनकी जान चली जाए। तो सीधे तौर पर मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है लोगों को ले जाकर। सरकार की तमाम कोशिशें तो ये रहती हैं कि महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए, उनको पोषण युक्त खाना पहुंचाए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि देखिए किस तरह से पोषण पहुंच रहा है लोगों तक। रायपुर लिए चलेंगे, इस खबर की और पड़ताल करेंगे। परमेश्वर लहरे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर, ऐसे कैसे भैया पोषण से ये लोग कुपोषण से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर कीड़े युक्त कीड़ानुमा खाना, सड़ा हुआ खाना पहुंच रहा है इन लोगों के पास। जी सुनील जी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये कुपोषण मुक्त करने के लिए सरकार उन तमाम योजना में से एक बड़ी योजना मंशा ये है कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को बचाना है। अब यहाँ पे ये है कि जिसकी जिम्मेदारी दी गई है और जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी है क्वालिटी की जांच करना और ये इस क्वालिटी की जांच होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये समूह की काम है। और इन तमाम जो दिक्कतें जो आ रही है और इस तरीके से जो भोजन पोषण आहार को जो पहुंचाया जा रहा है, ये बिना मॉनिटरिंग कमेटी की, बिना जांच की ये पोषण कैसे पहुंच सकती है। जब तक महिला समूह और जो मॉनिटरिंग कमेटी की जो अधिकारी हैं उनकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक वो तो पहुंच नहीं सकती। अब सामने है कि यहाँ पे ये ऐसे कीड़ा मकोड़े वाले हैं पौष्टिक आहार बिना अधिकारी के ट्रे के कैसे पहुंचाया जा सकता है। मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारी है क्वालिटी जांच करना, बिना क्वालिटी जांच के जिसको सीधे तौर पे लाभार्थी तक पहुंचा दिए जाते हैं। और ऐसे स्थिति में गांव में कोई प्रकार की कोई अधिकारी की मॉनिटरिंग नहीं होती है जाके जांच करे और ऐसे कीड़े मकोड़े रेडी टू को वहां पे खिलाया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे उस कुपोषित बच्चे को उस शिशु मृत्यु दर को कैसे रोका जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा दिखाई दे रही है, भ्रष्टाचार का परमेश्वर, ये शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को रोकने का काम नहीं है, ये तो आंकड़े बढ़ाने का काम है। जब आप इस तरीके का भोजन अगर दोगे, इस तरीके का पोषण आहार दोगे, कौन जिएगा भाई? कौन पोषण से भरपूर हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा इसको खा के? बिल्कुल, ये इसको कोई भी स्तर से जांच किया जाए तो इसमें ना तो कैलोरी दिखाई देता है, ना तो पौष्टिक आहार दिखाई देता है। और ऐसे जो भूस घास भूस जैसे बनाकर वहां पे परोसा जा रहा है, तो इस परिस्थिति में कुपोषित बच्चे को बचा पाना इन लोग पे जिम्मेदारी जो दिया गया है, तो ये अपनी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं महिला समूह के साथ मिलकर इन लोग एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। देखा जाए तो ये पूरे कार्यक्रम जो है लाखों करोड़ों का कार्यक्रम है। लेकिन सवाल ये है परमेश्वर कि यही भोजन अगर उन जिम्मेदारों को चखा जाए, उनको दिया जाए कि आप खाइए, पहले अपने परिवार को खिलाइए, तो समझ में आए उन्हें? इन मॉनिटरिंग कमेटी का काम ये भी है सुनील जी, इन मॉनिटरिंग कमेटी का काम ये भी है पहले रखने का और क्वालिटी जांच करने का। तो ऐसे परिस्थिति में तो नजर नहीं आता। ना ये लोग तो मलाई चखने के लिए, अब ये कहाँ ये सब चीजें चखेंगे भाई, कीड़ा युक्त खाना? ये तो ऑफिस में बाहर ही नहीं निकलते मॉनिटरिंग टीम, तो वहीं बैठ के मॉनिटर चीजें हो जाती हैं, फाइल और रजिस्टर में हस्ताक्षर किए, हो गई मॉनिटरिंग। ये तो मलाई खा रहे हैं भाई।
कमीशन खोरी का ये खेल दिखाई दे रहा है। कमीशन खोरी जो ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के कमीशन खा के इस पूरे कार्यक्रम को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये ऐसी परिस्थिति में सरकार को भी इसके तरफ से संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा योजना है, लाखों करोड़ों का योजना है, करीब करीब लाखों लोगों इसमें लाभान्वित होते हैं। और ऐसे परिस्थिति में इस तरीके से निम्न क्वालिटी का, एकदम थर्ड क्वालिटी का अगर परोसा जा रहा है तो सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है परमेश्वर कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में नहीं हो, जिम्मेदारों के संज्ञान में नहीं हो, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में नहीं हो, विभागाध्यक्ष के संज्ञान में नहीं हो, विभागीय मंत्री के संज्ञान, ये सबके संज्ञान में है भाई। ये मलाई नीचे से ऊपर तक पहुंचती है, इसीलिए तो बैठे हैं ना ये एसी में। ये तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है आज एनवी के माध्यम से, ये उन लोगों को नजर नहीं आ रही क्या? ये खेल जो चल रहा है, कमीशन खोरी का खेल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और कमीशन खोरी इतना अंधा हो चुके हैं, उन बच्चे की जो जिम्मेदारी है, 3 स्तर के बच्चे होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के बच्चे जो होते हैं, कुपोषित बच्चे, तृतीय स्तर के बच्चे को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है और वही मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये ऐसा परिस्थिति में अगर इस तरह का थर्ड क्वालिटी का अगर पोषण आहार वहाँ परोसा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उन तृतीय श्रेणी का जो बच्चे हैं, जो कुपोषित हैं, उस बच्चे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। और वही मैं कह रहा हूं, गरीबों के आहार को खाकर और गरीबों को इस तरीके का पोषण आहार ये लोग दे रहे हैं। इसे तो पोषण आहार नहीं कहे, इसे जानवर भी नहीं खाएं। जानवर भी खाता है तो एक बार को ये देख लेता है कि वो सड़ा गला ना हो। अगर इस मामले को पूरे देखा जाए तो पूरे पोषण आहार को अधिकारी और महिला समूह के लोग जो संचालन कर रहे हैं वही खा जाते हैं। ये पोषण आहार के श्रेणी में नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल जाहिर तौर पर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है परमेश्वर। अधिकारी से अगर बात किया जाए, अधिकारी के संज्ञान में जब ये ऐसा घटना आते हैं तो वो ऐसा बिहेव करते हैं कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है। और ये एक लाइन से बोल देते हैं कि इस पर हम जांच करेंगे और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये लोग जब जिम्मेदारी लेने जाते हैं ना परमेश्वर, तो वहां पर इन लोगों को बकायदा तमाम सारी चीजें होती हैं। बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो अधिकारी होते हैं, IAS IPS, ये शपथ लेके आते हैं कि हम देश के प्रति, लोगों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। ये तमाम सारी कस्में वादे करके आते हैं वहां, लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, भूल जाते हैं। बोले हमने कहीं कोई वादा भी किया था। सरकार भी ऐसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट को चुन कर अगर बैठा दिए हैं तो आखिर उम्मीदें क्या की जा सकती है। अब ये आम आदमी का बस का बात नहीं है कि वो इन स्तर पे जाके शिकायत कर सके। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो आंख बंद कर लेते हैं ऐसे घटना पे और उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। सवाल तो यही है परमेश्वर, आम आदमी करे तो करे क्या, गरीब करे तो करे क्या? उसे तो डर इस बात का सताता रहता है कि आवाज उठा ली तो सलाखों के पीछे हो गए। तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं पुलिस के पास। किसी को तमंचा रख देते हैं, किसी को चाकू, किसी को ड्रग्स, किसी को अफीम, किसी को गांजा, किसी को जुआ सट्टा, हर तरह से फंसा देते हैं ये लोग। क्यों जाएगा गरीब आदमी शिकायत करने के लिए? वो तो यही आहार खाएगा, स्वर्ग सिधारेगा। गजब खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में परमेश्वर। भ्रष्ट हो चुका है, इतना भ्रष्ट हो चुका है। और ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोग शिकायत करने के लिए अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो उसका एक ही लाइन होता है कि हम इस पे मामला संज्ञान में आया है, विवेचना करेंगे, जांच अधिकारी को देखा गया है, भेजा गया है। ये यही लाइनें होती हैं, यही रटी रटाई लाइनें। लाइन होता है और इसमें ही बोल के लोग शिकायत करते हैं। और इस मामले में सबसे हास्यास्पद तो ये लगता है परमेश्वर कि परमेश्वर जी आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, तब जाकर हम लोगों को लगता है कि बताओ इन लोगों को यही नहीं पता कि स्थिति क्या है। हम लोग जब जा रहे हैं इन लोगों से इनकी जिम्मेदारी की बात करने के लिए, तब बता रहे हैं कि आपके कहने से हमारे संज्ञान में आया, हम दिखवाएंगे मामले को, मामले की गंभीरता समझेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। बहुत शुक्रिया परमेश्वर आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात होगी महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में एनसीबी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, उसकी बात होगी। ड्रग्स के मामले में एनसीबी अब देश भर में अभियान चला रही है। इस बीच एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। हर रोज यानी नित्य रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं।
मुंबई से 1 किलोग्राम कोकीन जब्त किया जाता है तो जम्मू से 56 किलोग्राम हशीश जब्त होता है। एनसीबी के 4 अलग अलग ऑपरेशन में एक नाइजीरिया के नागरिक के साथ ही 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। और सवाल ये कि देश भर से क्या एनसीबी साफ करेगी इस मकड़जाल को? तो ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी का बड़ा अभियान सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। देश भर में एनसीबी की कार्रवाई जारी है। जम्मू से भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है एनसीबी को। मुंबई में 1 किलो यहां सीधे तौर पर एक बड़ा मादक पदार्थ बरामद होता है। ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी अब देश भर में अभियान चला रही है। इस बीच एनसीबी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। मुंबई से 1 किलोग्राम कोकीन जब्त किया जाता है। जम्मू से 56 किलो हशीश जब्त होता है। एनसीबी के आपको बता दें 4 अलग अलग ऑपरेशन जब देश भर में चलते हैं तो एक नाइजीरिया के युवक के साथ साथ 8 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। अभी तो ये शुरुआती दौर है देश भर में, क्योंकि मुंबई से ड्रग्स का ये पूरा मसला शुरू हुआ। अब एनसीबी के हत्थे एक के बाद एक अन्य राज्यों में भी तमाम लोग चढ़ रहे हैं। नशे का ये काला कारोबार अकेले महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी जमकर फल फूल रहा है। बड़े शहरों में लगातार फल फूल रहा है और यही वजह है कि अब बीड़ा उठाया है एनसीबी ने देश भर में छापेमारी का। मुंबई लिए चलेंगे सत्यप्रकाश सोनी, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। सत्यप्रकाश, देश भर में शुरुआत हो गई है एनसीबी के अब कार्यक्रम की। सीधे तौर पर हर जगह छापेमारी, हर जगह अब तमाम नशेड़ी गिरफ्त में, पेडलर्स गिरफ्त में, कारोबारी गिरफ्त में। जी सुनील, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार एनसीबी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद जो है मुंबई में जिस तरह से सुशांत मामले को लेकर मुंबई पुलिस की किरकिरी हो रही थी, यही माना जाता है कि मुंबई पुलिस इसी डैमेज कंट्रोल को लेकर लगातार जो है अब कार्रवाई कर रही है। वहीं एनसीबी लगातार पूरे देश में कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। ऐसे में अब तक करीब करोड़ों को ड्रग्स बरामद होने के साथ साथ दर्जनों ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार किया गया है, जिनका सीधा संबंध जो है कहीं न कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से देखा गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि न सिर्फ मुंबई में बल्कि मुंबई के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है, जिसमें लगातार जो है ड्रग्स पेडलर पकड़े जा रहे हैं। सबसे आम बात, जिस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो है तो ऐसे ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेकअप मैन के तौर पर काम करने वाला शख्स पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग्स सप्लाई करता है। वहीं दूसरी तरफ जो है डिलीवरी बॉय के नाम पर जिस तरह से गोरख धंधा किया जा रहा था ड्रग्स बेचने का, वो कहीं न कहीं खुलासा किया। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि क्राइम ब्रांच, उसके बाद जो है नार्कोटिक्स सेल मुंबई पुलिस की, उसके बाद एनसीबी लगातार पूरे देश में कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है। जिस तरह से सुनील हम बता दें कि 24 घंटे के अंदर की एक खबर आपको बता दें कि घाटकोपर में एक नार्कोटिक्स सेल ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका सीधा संबंध जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। उसके पास से 2 करोड़ 40 लाख के जो हीरोइन बरामद की गई है। तो जाहिर तौर पर पूरा मामला जो है ड्रग्स से घिरा हुआ, पूरा ऐसा माना जा रहा है कि पूरे देश में इस तरह की ड्रग्स की काला कारोबारी की जा रही है। सुनील, बिल्कुल जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, और देखने को मिल रहा है कि मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी एनसीबी लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मेकअप आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया, जो बाहर से लोगों को सुंदर बनाता है लेकिन अंदर से वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहा था, यानी कि शरीर के अंदर जो वो पदार्थ पहुंचा रहा था, जो ड्रग्स पहुंचा रहा था, वो जाहिर तौर पर कितना घातक है इसकी तो सीधे तौर पर तमाम एजेंसियां भी बता चुकी हैं, लेकिन वो इस काम को भी अंजाम दे रहा था। ऐसे में क्या बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि एक खबर ये भी है कि अलग अलग ऑपरेशन में नाइजीरिया के एक नागरिक के साथ साथ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सत्यप्रकाश, सुनिए, देखिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब से सुशांत का मामला आया था तब से ड्रग्स एंगल जैसे आने के बाद से लगातार नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी जिस तरह से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ लीड्स दिए थे, उसको लेकर भी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम आया, ये भी बताया जा रहा है कि नाइजीरियन जो आते हैं मुंबई में आते हैं, वो बड़े पैमाने पर जो है ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही बतौर ड्रग्स सप्लाई करना ही होता है। ऐसे में तमाम नाइजीरियन को जो है तफ्तीश की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में जिस तरह से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो है नाइजीरियन गिरफ्तारी हुई, उसके पास से बड़ी संख्या में जो है
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है सत्यप्रकाश कि ये जो नाइजीरियन लोग होते हैं, ये आते हैं, जो तमाम इनकी जांच पड़ताल होती है, इनके सामान को चेक किया जाता है, इनकी चेकिंग होती है बाकायदा, फिर ऐसी क्या तरकीब अख्तियार करते हैं कि बड़ी तादाद में ये लोग मादक पदार्थ लेकर अंदर घुस जाते हैं भारत में? सुनील, जब हमारी इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच के अधिकारी से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नाइजीरियन जब मुंबई में या अन्य हमारे देशों में आते हैं तो सबसे पहले वो छोटे मोटे रोजगार की बात करते हैं कि उनको एक्सपीरियंस है, इस तरह का बायोडाटा दिखाते हैं और इस तरह की जानकारी बताते हैं कि हमको जानकारी है। लेकिन जब हमारे देश में आते हैं तो उनका बिजनेस कुछ और हो जाता है। नाइजीरियन जो है अपने देशों से मिलकर तमाम तरह की जो है ड्रग्स को लेकर कारोबारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर अंदर चीजें जो रहती है वो कहीं उनकी छिपी रहती है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं हमारे देश के तमाम जो लोग हैं उनको गुमराह करते हुए इस तरह की कारोबार को अंजाम देते हैं। यानी कि ये सारा खेल वो यहीं आकर तैयार करते हैं, वो तमाम एक्सपर्ट चले आते हैं जो यहाँ पर आकर ड्रग्स बनाते हैं और उसके बाद फिर देश भर में सप्लाई करते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बड़ा दिमाग लगाकर ये सारी खेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर और एनसीबी को सक्रियता जो लगातार दिख रही है, उसके साथ साथ बाकी राज्यों को भी अपनी क्राइम ब्रांच टीमों को और पुलिस को सतर्क करना होगा। और ऐसे जो तमाम लोग हैं जो कि देश भर में तमाम युवाओं के बीच ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि उम्मीद यही है कि देश भर से ड्रग्स के इस मकड़जाल को उखाड़ कर फेंकना है। यही एनसीबी ने ठाना है। बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। राजधानी लाइव में इतना ही, नमस्कार।